हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बारे में, जो आपके सीटेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है और हर साल आपके सीटेट के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभिप्रेरणा क्या होता है? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, है ना। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति होना, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए जब आप मोटिवेट होते हो, है ना, एनकरेज होते हो, उस कार्य को करने के लिए स्वयं प्रेरित होते हो, तो वो क्या होता है? वो अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि अभिप्रेरणा जो है या मोटिवेशन जो है मोटिवेशन किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा की मोटम धातु से ली गई है ना। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन, यानी कि मूव मतलब आगे बढ़ना, है ना। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना, इच्छा होना, और मूव का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। तो वही होता है मूव मतलब अभिप्रेरणा, मूव आगे की ओर बढ़ना, अभिप्रेरणा मतलब किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर होना। अभिप्रेरणा का महत्व बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार के कारणों को समझने में। ठीक, तो मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? अभिप्रेरणा के माध्यम से हम बालक के व्यवहार के कारण को समझते हैं कि बालक इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। उस क्यों का जवाब हमको अभिप्रेरणा के द्वारा मिलता है। व्हाट इज मोटिवेशन? ठीक, इसमें हम इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन गोल्स, परफॉर्मेंस, आइडिया, सक्सेस, एटीट्यूड, सपोर्ट, एंकरेज, ये सारी चीजें आपकी मोटिवेशन के माध्यम से होती है ना। अगर आप मोटिवेट होगे तो आपके अंदर एक आइडिया खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप मोटिवेट होगे तो आप एनकरेज होगे, सक्सेस होंगे। अगर आप मोटिवेट होंगे तो आप सक्सेस होंगे, है ना। मोटिवेशन देखिए, अभी आपका गोल क्या है? अभी आपका गोल है सीटेट को क्लियर करना, है ना। तो इसके लिए आप मोटिवेट हो, है ना, मोटिवेशन है आपके अंदर कि मुझे सीटेट को क्लियर करना है, ये आपका गोल है। क्यों है? बिकॉज आप मोटिवेट हो, स्वयं से मोटिवेट हो कि मुझे सीटेट क्लियर करना है और ये मेरा टारगेट है। तो मोटिवेशन में क्या क्या होता है? परफॉर्मेंस इज मोटिवेशन, आइडिया इज मोटिवेशन, सक्सेस, एटीट्यूड, सपोर्ट, एनकरेज, ठीक है, ये सारी चीजें मोटिवेशन के द्वारा होती है। व्यक्ति या बालक के व्यवहार में क्यों पक्ष का जवाब अभिप्रेरणा या प्रेरणा से मिलता है, यानी कि बालक के व्यवहार, बालक इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है, ये क्यों का जवाब किसके माध्यम से मिलता है? अभिप्रेरणा के माध्यम से मिलता है ना। कोई भी क्रिया, या देखिए क्या लिखा है, बाल मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और बालक अपने व्यवहार में कोई भी क्रिया क्यों करता है, ये हमें अभिप्रेरणा से पता चलता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे यदि कोई बालक गणित की कक्षा शुरू होते ही मतलब प्रतिदिन जो है कक्षा से बाहर चला जाता है, तो पक्का उसके इस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो उस जो है व्यवहार का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसे जो है शिक्षक की शिक्षण विधि न समझ में आ रही हो, या हो सकता है कि उसको मैथ्स के सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट ना बन रहा हो, या इटीसी कुछ और भी कारण हो सकता है। तो बेसिकली जो है बालक के व्यवहार में जो बालक जो है कोई भी व्यवहार करता है तो वो क्यों करता है, उसके व्यवहार का कारण क्या है, ये कारण ही हमें मोटिवेशन के माध्यम से पता चलता है, यानी कि अभिप्रेरणा के माध्यम से पता चलता है। अभिप्रेरणा के तत्व, तो अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व हैं? आवश्यकता, चालक या प्ररोध, प्रोत्साहन और सबलीकरण, ये चारों आपके अभिप्रेरणा के तत्व हैं। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एकदम स्किप मत करिएगा, शुरू से मतलब स्टार्ट से लेके और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी फैक्ट छोड़ने वाला नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इस वीडियो में डाल रखे हैं। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं। ठीक, यानी कि अभिप्रेरणा जिसके माध्यम से उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वो अभिप्रेरक होता है। और ये अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं?
दो, ठीक, बाह्य अभिप्रेरक और आंतरिक अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक, आप बाहरी चीजों के माध्यम से अभिप्रेरित होते हो तो वो बाह्य अभिप्रेरक होता है। आप स्वयं से अभिप्रेरित होते हो तो वो आंतरिक अभिप्रेरक होता है। अभिप्रेरणा के प्रकार यहाँ पे मैंने डिटेल में जो है इमेज लगा रखा है, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। अभिप्रेरणा, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा, आपका आंतरिक अभिप्रेरणा सकारात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, जैविक होता है, प्राथमिक होता है और जन्मजात होता है, ठीक। ये पांचों चीजें आप याद रखिएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या क्या होता है? सकारात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, जैविक होता है, प्राथमिक होता है और जन्मजात होता है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? बाह्य अभिप्रेरणा नकारात्मक होता है, सामाजिक होता है, अर्जित होता है, द्वितीयक होता है और मनोवैज्ञानिक होता है, ठीक। आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है वो होता है जैसे भूख है, प्यास, नींद, काम, जितनी भी जैविक चीजें होती हैं, ठीक है, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो समाज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पुरस्कार, निंदा, दंड, प्रशंसा, प्रतिद्वंदता, ये सारी चीजें आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती हैं जो समाज से संबंधित होती हैं। आगे चलते हैं, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? पुरस्कार व दंड, ठीक, पुरस्कार व दंड अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर बालक को पुरस्कार प्राप्त होता है तो वो क्या, वो मोटिवेट होता है कि मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं और भी चीजों को जो है अचीव करने की कोशिश करूंगा। दंड के माध्यम से कैसे प्रभावित होता है? दंड के माध्यम से अगर बालक को किसी चीज के लिए दंड दिया जाता है तो वो क्या, अगली बार उस कार्य को करने से डरता है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, यानी कि मुझे अच्छे कार्य करने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। अगर पढ़ाई नहीं करने पे उसे दंड दिया जाता है तो दोबारा वो उस दंड के डर की वजह से उस पढ़ाई जो है अवश्य करेगा। तो इस तरह से अभिप्रेरणा पुरस्कार और दंड से प्रभावित होता है। सफलता व असफलता, प्रतियोगिता व सहयोग, रुचि, नवीनता, आवश्यकता, कक्षा का वातावरण छात्र के लिए किस प्रकार का है ना, आकांक्षा का स्तर, बच्चों का इंटरेस्टिंग लेवल कितना है, उनको किसी चीज में कितना इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो ज्यादा मोटिवेट होंगे, अगर कम इंटरेस्ट है तो वो उनकी मोटिवेशन का जो लेवल है वो कम होगा। तो ये सारी चीजें अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं, अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांत। अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, प्रोत्साहन का सिद्धांत, शरीर क्रिया का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत और पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स तथा कॉफ्टमैन ने दिया। शरीर क्रिया का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया। अधिगम सिद्धांत कोटलेविन ने दिया और पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत मैस्लो यानी कि अब्राहम मैस्लो ने दिया। आगे चलते हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, ठीक है। अधिगम यानी कि जिसके माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं। अधिगम वह है जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। अगर बालक अधिगम कर रहा है तो उसके व्यवहार में कोई ना कोई थोड़ी बहुत परिवर्तन, चाहे थोड़ा या ज्यादा परिवर्तन अवश्य होगा। यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम के माध्यम से हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम वह है जिससे हम कुछ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। अधिगम क्या? अधिगम जो है सीखने को ही हम मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, ठीक है। अधिगम की परिभाषा क्या है? वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ही ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। तो सीखना क्या होता है? डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम की प्रक्रिया है। यानी कि आप नए ज्ञान को अर्जित कर रहे हो, आप नई प्रतिक्रिया कर रहे हो। तो ये सारी प्रक्रिया क्या होती है? ये सारी प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अधिगम, ठीक है। बालक कोई भी क्रिया कैसे करता है ये हम अधिगम के माध्यम से देखते हैं, ठीक। बालक का जो है कोई भी क्रिया कुछ भी कर रहा है तो वो किस प्रकार कर रहा है, वो कोई चीज सीख रहा है तो वो धीरे सीख रहा है या तेजी से सीख रहा है। तो ये सब बालक कोई भी क्रिया कैसे करता है वो अधिगम के माध्यम से देखते हैं।
कोई भी क्रिया क्यों करता है वो अभी प्रेरणा के माध्यम से देखते हैं, कोई भी क्रिया कैसे करता है बालक, ये अधिगम देखता है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जो अधिगम यानी कि लर्निंग है, जो सीखना है वो जिंदगी भर चलता रहता है। इसकी लर्निंग इज अ लाइफ प्रोसेस, लाइफ टाइम प्रोसेस, ओके, यानी कि लाइफ लॉन्ग अधिगम होता रहता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। अधिगम अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। अधिगम विकास की प्रक्रिया, आपको पहले भी बताया कि अधिगम अगर आप कर रहे हो, आप कोई चीजें सीख रहे हो तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है। अधिगम सदैव प्रयासपूर्ण होता है और प्रत्येक बालक अधिगम कर सकता है, ठीक। तो अधिगम की कुछ क्या विशेषता है? अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है, अधिगम सदैव प्रयासपूर्ण होता है और प्रत्येक बालक अधिगम कर सकता है। सीखने के प्रमुख नियम, सीखने के प्रमुख नियम जो कि थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया है, इन्होंने 3 प्रमुख नियम बताए थे सीखने के, जो है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये सीखने के 3 प्रमुख नियम है, ठीक है, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। अगला है अधिगम यानी कि सीखने के गौड़ नियम, ठीक। ये जो गौड़ नियम है ये 5 तरह के होते हैं, ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य रूपांतरण का नियम, ठीक। ये अधिगम के गौड़ नियम है। आगे चलते हैं अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, जो है पहला उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, फिर जिसे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसे हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, ये स्किनर ने दिया। गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसे कोहलर ने दिया। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे ने स्वयं दिया, ठीक। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आरएस थ्योरी में स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया और कबूतर पर भी प्रयोग किया। और गेस्टाल्ट सिद्धांत सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत में कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया, जिसमें उनके वनमानुष का नाम था सुल्तान, ठीक। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो स्वयं जीन पियाजे ने दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक। बालक की योग्यता, बालक की योग्यता कैसे अधिगम को प्रभावित करती है? बालक अगर अधिक योग्य है तो वो अधिगम जल्दी करेगा, यानी कि चीजों को जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर बालक मंद बुद्धि का है, ठीक है, तो वो अधिगम धीरे धीरे करेगा, वो चीजों को धीरे धीरे सीखेगा। तो इस तरह से बालक की योग्यता अधिगम को प्रभावित करती है। परिपक्वता, अगर परिपक्वता है तो अधिगम अच्छे से करेगा। परिवार अधिगम को प्रभावित करता है, समाज भी अधिगम को प्रभावित करता है। वातावरण, वातावरण अच्छा है, सकारात्मक है तो अधिगम अच्छा होगा। शिक्षक का व्यवहार, यानी कि शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार बच्चों के सामने करता है, किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करता है बच्चों के सामने, किस प्रकार की शिक्षण विधि बच्चों के लिए प्रयोग करता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों वाला प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है छोटे बच्चों की विधि का प्रयोग, बड़े बच्चों की विधि का प्रयोग कर रहा है, तो बालक अधिगम ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षण विधि का सही से उपयोग नहीं कर रहा है। मतलब उचित जो शिक्षण विधि उसे अपनानी चाहिए वो शिक्षण विधि का प्रयोग वो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से शिक्षक का जो व्यवहार है वो भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने की इच्छा, अगर बालक में सीखने की इच्छा स्वयं से है, ठीक, उसके अंदर चीजों को सीखने के लिए वो जो है एक्साइटेड है, चीजों को सीखने के लिए उसके अंदर उस चीज को सीखने के लिए इंटरेस्ट है, तो वो उस चीज को अच्छे से सीखेगा और जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर बालक के अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो वो उन चीज को अच्छे से नहीं सीख सकता। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस मैं लेके आऊं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज आपको मिलते हैं, आप जो है अपडेट होते रहो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।